हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हमारी सीरीज चल रही थी। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 लेंगे। पार्ट 3 तक हमने कर लिया था। जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। और जिन बच्चों को पॉलिनोमियल एनसीईआरटी अभी तक नहीं आता है, ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मेरा आपको सजेशन है बच्चों, आप पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, तब आपको समझ में आएगा। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का भी लिंक दिया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक दिया है, ठीक है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी पहले से कंप्लीट है, कहीं से आपने पढ़ रखा है अपने स्कूल, कोचिंग या किसी और यूट्यूब चैनल से, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कहता है, इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसके 3 जीरोज होते हैं, कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा हम मानते हैं, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी अपॉन ए। ये चीज़ें हम पढ़ के आए। इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, मतलब भाई आपके कितने जीरोज होते हैं टोटल? यहाँ देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आपके टोटल कितने जीरोज होते हैं बताइए? 3 जीरोज होते हैं। उसमें से इन्होंने क्या बोला है? 2 ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब 3 जीरो में से कितने जीरो की बात कर रहे हैं? 2 जीरो की। तो 2 जीरो इसके क्या है? 0, यानी कि अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0, और गामा कुछ होगा, उस पर हम कॉमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इन गामा की कुछ ना कुछ वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन अल्फा और बीटा कितने? 0। 2 जीरो इसके 0 है, टोटल 3 जीरो होते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए इन्होंने हमसे क्या बोला है, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना था क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। आइए पहले तो ये चेक करते हैं कि लीनियर टर्म कौन सा होता है, कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये डी वाला, ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और cx क्या है आपका? लीनियर टर्म क्यों? क्योंकि c इंटू एक्स की पावर 1 है। जहाँ पे x की पावर 1 होता है उसको हम लीनियर टर्म बोलते हैं, और जहाँ केवल कांस्टेंट लिखा रहता है, कोई x नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म होता है। ये कौन सा टर्म है बताइए? हाँ, बता दे रहा हूँ मैं, इसको वैसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2। और ये कौन सा टर्म है बताइए? क्यूबिक टर्म है। आपको किसके बारे में नॉलेज लेनी है? केवल कि लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म इसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पता है क्या? देखिए, अगर हम यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 डाल दें तो गामा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कोई आपका फायदा नहीं होगा। फिर भी आप ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है, आपने इसमें अल्फा की जगह 0 डाला, बीटा की जगह 0 डाला, गामा इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चला, चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड वाले में पुट करते हैं, ध्यान से चेक करो। अल्फा बीटा कितने? 0। तो 0 इंटू 0 0। भाई अल्फा बीटा की जगह आपने क्या रखा? 0। तो 0 इंटू 0, देखो अल्फा की जगह भी 0, बीटा की जगह 0, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा की जगह 0 इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा है, यानी कि गामा इंटू अल्फा की जगह 0, अल्फा बीटा 0 है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए? c अपॉन ए आ गया। अब बताओ, ये भी 0 हो गया, 0 इंटू गामा की आप वैल्यू रख सकते हो माइनस बी अपॉन ए, रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, गामा इंटू 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया आपका क्या? 0। अब बताओ मुझे कि c अपॉन ए अगर 0 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको बोला कि कोई ये रैशनल नंबर टाइप का ना, p अपॉन क्यू टाइप का, ठीक है। q तो 0 हो नहीं सकता, नीचे वाला 0 हो नहीं सकता, और आपको तो वैसे भी पता है क्या कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में a 0 नहीं होता है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि a किसका कोफिशिएंट है? x³ का। और सोचो अगर x³ का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी ना, तब ये क्यूबिक कहाँ रहा है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो a तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक। और वैसे भी कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, आपने पढ़ा है, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आपने ये तो पढ़ा है कि हाँ, न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए, नीचे कुछ भी आ जाए, तो आंसर क्या आता है? 0। अब बताओ c अपॉन ए का आंसर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब पक्का c क्या है? 0। पक्का c क्या है? 0। ठीक, इसको करने का एक और तरीका है क्या कि c अपॉन ए इज इक्वल टू हमने 0 लिखा और मल्टीप्लाइंग बाय a ऑन बोथ साइड। a से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, a से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, a 0 इंटू ए क्या हो गया? 0 इंटू ए क्या हो गया? 0 हो गया। a से a कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आई की नहीं बताइए c की वैल्यू 0। बस, बहुत बढ़िया। अब आप जाइए, एक बार बताइए, अगर c की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी ना, 0 इंटू एक्स
0, इसका मतलब लीनियर टर्म इसमें नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है। तो एक कंक्लूजन निकल आया क्या कि नो लीनियर टर्म, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म नहीं है। तो ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके अल्फा और बीटा दो 0 0 होते हैं उसमें लीनियर टर्म नहीं होती, एक कंक्लूजन निकला। अब किस पे कमेंट करना है बताइए, कांस्टेंट टर्म पे कमेंट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, ये जो थर्ड वाला रिलेशन है ध्यान से चेक करिए, इसमें अगर हम अल्फा बीटा की जगह 0 रख दें तो 0 इंटू 0 और गामा भी है, 0 इंटू 0 इंटू गामा क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। तो इसका मतलब माइनस डी अपॉन ए भी क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। तो 0 इंटू 0 इंटू गामा इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ आ गया 0, यानी कि माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वॉट, 0। अब फिर से वही कमेंट करेंगे क्या कि ए तो 0 हो नहीं सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, डी को, है ना। अब माइनस से आप क्यों टेंशन ले रहे हो, माइनस इंटू 0 0 ही तो होगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से हो जाएगा माइनस डी इक्वल्स टू 0 होगा, माइनस का डी 0 है तो पक्का डी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अरे माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। डी क्या है बताइए, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है बताइए। तो दूसरा कंक्लूजन क्या है बताइए कि कांस्टेंट टर्म भी क्या है, कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो व्हाट, 0। मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, नो कांस्टेंट टर्म, तो नो कांस्टेंट टर्म। सेकंड हमारा आया नो कांस्टेंट टर्म। क्या यही बातें इन्होंने हमसे करी हुई, कह रहा है कि इफ 2 of the zeros of a cubic polynomial are 0 then does not have linear and constant term। yes, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है, does not have linear term, यही तो हमारा कंक्लूजन निकला है, इसमें लीनियर टर्म नहीं होगी एंड कांस्टेंट टर्म भी इसमें नहीं होगी। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये पॉलिनोमियल आपको कैसा दिखेगा बताइए, फाइनली ये पॉलिनोमियल आपको ऐसा दिखेगा, ax³ प्लस bx²। ना तो इसमें ये लीनियर टर्म होगी और ना इसमें ये कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी पेज नंबर 29 पे हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ा हुआ है देखिए, मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको याद होगा इसके जीरोस क्या होते थे, अल्फा और बीटा इसके जीरोस होते थे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता था, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k लगाते थे, ठीक है, और क्या लिखते थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, x माइनस बीटा, ठीक है। तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाते थे, फैक्टर हो जाते थे। बात समझिए जरा, क्या कि अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें, आप भाई इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना, तो x की पावर 2 ही तो आएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का ही कुछ आएगा। और अल्फा और बीटा भी अगर हमको पता चल जाए और k भी पता चल जाए, तो k और अल्फा बीटा हम रख दें तो वापस कैसा मिल जाएगा हमको, ऐसा, ठीक। मतलब मोटी मोटी बात आप ये समझो कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल बनाना होता है तो आप k लिखिए, फिर इनटू ब्रैकेट में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो क्या करेंगे, बाहर k लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे टाइप से हम इसको कैसे करेंगे कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, जो हमने अज्यूम किया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, k इंटू इन द ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा और बीटा कितने, 0 है, तो रख दीजिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रखिए, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ये k कांस्टेंट है, k कोई रियल नंबर है, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो x माइनस अल्फा की जगह 0 रखो, x माइनस 0 x, ठीक है, और बीटा की जगह आप क्या रखो, x माइनस 0 x आएगा, तो यहाँ भी x आ गया, तो x इंटू x इंटू ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, x माइनस गामा तो है ना कुछ, तो गामा को रहने दो, ठीक है, k इन द ब्रैकेट x इंटू x का स्क्वायर और इन द ब्रैकेट x माइनस गामा, करेक्ट। नाउ चेक करो इसको, k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, x का क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू गामा। अब खुद आप अपना दिमाग लगाइए, अगर हम k को अंदर भी भेज दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, एक्स स्क्वायर इंटू k इंटू गामा, ठीक है। अब देखो k भी एक कांस्टेंट है और गामा भी एक कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि इसका जो थर्ड जीरो का कोई नंबर तो होगा ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ो, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और k भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करो, ये किस टाइप का आ गया, ये आ गया, इसमें केवल 2 ही टर्म है, क्या क्या, एक तो क्यूबिक वाली x की पावर 3 वाली, मतलब ये वाला टर्म आ गया इसमें ax³ वाला, ठीक है, kx³। अरे वहाँ पे a कोई नंबर होता था, यहाँ k कोई नंबर है, ठीक। और ये वाला टर्म भी आ गया, bx² वाला भी, मतलब स्क्वायर वाला टर्म भी आ गया, ये b की जगह ये आ गया, माइनस ऑफ ky आ गया b की जगह।
तो उसकी आपको इतनी टेंशन नहीं ले, आपको सिंपली देखना है कि क्या क्या बचा है। एक तो एक्स का क्यूब का टर्म बचा और दूसरा क्या बचा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। क्या नहीं आया इसमें बताओ, लीनियर टर्म भी नहीं आया और कांस्टेंट टर्म भी नहीं आया, कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं आया और कोई भी अकेला नंबर यहाँ पर नहीं बचा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सिंपली कर सकते हैं। यहाँ से देख के हम कमेंट कर सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगा और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये इसका दूसरा मेथड था। 2 का 5th पार्ट देखिए, कह रहा है इफ ऑल द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव। ठीक है, मतलब अल्फा भी कैसा है बोलिए, नेगेटिव, बीटा भी कैसा है, नेगेटिव, और गामा भी कैसा है, नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों ही क्या है, नेगेटिव है। कह रहा है देन ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म। ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म किसके बारे में बात कर रहा है, ऑल द कोफिशिएंट का मतलब ए बी सी और कांस्टेंट टर्म डी, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, ए बी सी डी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। मतलब कि अगर तीनों ही जीरोज नेगेटिव हैं तो क्या ये ए बी सी डी के सेम साइन होंगे, मतलब या तो ये ए बी सी डी के साइन पॉजिटिव होंगे, मतलब सभी क्या है, ग्रेटर देन 0 होंगे, या तो सभी लेस देन 0 होंगे, मतलब या तो ये चारों ए बी सी डी, ये चारों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आइए चेक करते हैं। ठीक, तो देखिए जरा, 2 तरीके से चेक करेंगे। केस नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने केस नंबर 1 में अज्यूम कर लिया कि ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 और डी भी ग्रेटर देन 0 का मतलब तो समझ में आता है ना कि ए बी सी डी ये सभी पॉजिटिव है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों इस टाइम नेगेटिव हो। तो बात एकदम फिट बैठ जाएगी कि हाँ भाई अल्फा बीटा गामा नेगेटिव है तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर एक बार क्या चेक करेंगे कि जब ए बी सी डी क्या है, नेगेटिव, तो क्या अल्फा बीटा गामा नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया है बताइए वहाँ पे आपका, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए, अब आप यहाँ से कमेंट करना शुरू करिए। आपने बी को क्या माना है बताइए, पॉजिटिव, ए को क्या माना है आपने, पॉजिटिव, सही है। अभी बात बताओ, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी पूरी क्या हो गई, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई ये पॉजिटिव, तो मान लो ऊपर कोई नंबर है पॉजिटिव, नीचे कोई नंबर है पॉजिटिव और आगे लगा है, तो है तो पूरा नेगेटिव ना, है तो पूरा नेगेटिव। यानी कि ये जो भी क्वांटिटी आई है when a is greater than 0 and b is greater than 0, तो माइनस बी अपॉन ए इज लेस देन 0, ये नेगेटिव आ गया। अगर माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या है, नेगेटिव। आओ जरा चेक करें क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है और गामा भी नेगेटिव है। 3 नेगेटिव नंबर्स का सम कैसा आता है, नेगेटिव ही तो आता है यार। हाँ चेक करो, अगर ये भी कोई नेगेटिव है, बीटा भी कोई नेगेटिव है और गामा भी कोई नेगेटिव है, ठीक है, तो आंसर तो नेगेटिव आना है ना, और आ तो रहा है, यानी कि बिल्कुल सही रिलेशन है। पहला वाला पास हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन ए। अब ध्यान से चेक करो, सी कैसा है आपका, पॉजिटिव, ए भी कैसा है, पॉजिटिव, तो सी अपॉन ए भी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि सी अपॉन ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। means when a is greater than 0 and c is greater than 0 then c upon a is also greater than 0। अब एक बार बताओ, c upon a is greater than 0 है, c upon a इसके इक्वल है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, greater than 0। आओ देखें क्या पॉसिबल है। yes, कैसे, अल्फा बीटा गामा तीनों के साइन नेगेटिव है, तो भाई अगर अल्फा भी क्या है, नेगेटिव है, और बीटा भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव होगी क्वांटिटी, तो ये वाली पॉजिटिव हो गई, और बीटा इंटू गामा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। गामा इंटू अल्फा ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो तीनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही तो आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब जब सी और ए कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला रिलेशन भी वैलिड हो गया। अब तीसरा भी, तीनों जब पास हो जाएंगे तब हम बोलेंगे हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक। तो देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस डी अपॉन ए। अब देखो डी कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, ए कैसा है, पॉजिटिव, तो डी अपॉन ए तो क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेस देन 0। अगर माइनस डी अपॉन ए लेस देन 0 है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। अब सुनो हो तो जाएगा, कैसे भाई, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या होता है,
माइनस ही तो होता है। कैसे? क्योंकि दो माइनस वाले नंबर मिलके तो प्लस बना देंगे और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि ये भी क्या हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई जब ए बी सी और डी तीनों चारों ही क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा गामा नेगेटिव हो सकते हैं। पहला केस पास हो गया। केस टू में हम क्या करेंगे, हमने ए को भी लेस देन 0 माना और बी को भी लेस देन 0 माना और सी को भी। ए बी सी तीनों नंबर्स कैसे हैं नेगेटिव हैं। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन वैलिड है, आइए जरा चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से चेक करिए, बी कैसा है बोलो नेगेटिव, ए भी कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव नहीं कट जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई पॉजिटिव और आगे क्या लगा माइनस, यानी कि पूरा क्या हो गया नेगेटिव। कोई डाउट है? और पूरा नेगेटिव हो गया तो मतलब लेस देन 0। तो अगर माइनस बी अपॉन ए लेस देन 0 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लेस देन 0 का हाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कैसे थे नेगेटिव है। बिल्कुल सही रिलेशन है, अभी तो करके दिखाया था ऊपर। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है बोलो सी अपॉन ए। अब ध्यान से चेक करो, सी आपका कैसा है नेगेटिव है, ए भी कैसा है नेगेटिव, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, माइनस से माइनस कट जाएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और अभी अभी आपने देखा था अगर सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 तो ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब अल्फा बीटा तीनों ही क्या हो नेगेटिव हो, है ना। तभी तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, बीटा इंटू गामा पॉजिटिव, गामा इंटू अल्फा पॉजिटिव, बिल्कुल सही रिलेशन है। और थर्ड वाला क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ये क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। कैसे? देखो अभी ये माइनस आगे वाले को मत देखो, आप सिंपल किसको देखो डी अपॉन ए को, डी भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो वो उसको नेगेटिव कर देगा, यानी कि ये पोर्शन कैसा है नेगेटिव है। और अल्फा बीटा गामा तीनों नेगेटिव होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। बात समझ में आई? तो इन्होंने जो हमको बोला था कि ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, मतलब जब सभी जीरोस नेगेटिव होते हैं देन ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। यस, या तो ये जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है या तो ये सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, या तो ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि एक ही टाइम पे इनके या तो पॉजिटिव साइन होंगे या तो नेगेटिव साइन होंगे। तो यही बात ये कहना चाहते थे, हैव द सेम साइन। ठीक है, तो बिल्कुल सही इन्होंने बात करी है, यानी कि कैसा स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। कह रहा है इफ ऑल द 3 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान से चेक करिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इफ ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, यानी कि आपको गिवन क्या है बताइए, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आपको अल्फा भी क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव है, बीटा भी क्या है बोलिए पॉजिटिव है, और गामा भी क्या है पॉजिटिव है। 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों ही पॉजिटिव है, कह रहा है ऐसा ही गिवन है, ये चीज़ क्या है गिवन है। ध्यान से चेक करिएगा, अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है, ये चीज़ आपको गिवन है। कह रहा है कि देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव। एक बात बताओ, ये नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? बच्चे सोचते हैं नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। सुनो, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है, लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी होता है, नहीं समझे? जब वो नॉन नेगेटिव बोले ना तो उसमें 2 बातें आती हैं, या तो वो जीरो की बात कर रहा है और या तो वो किसकी बात कर रहा है पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक, ओके। तो चलिए देखिए, तो वही कहना चाहता है कि अगर अल्फा बीटा गामा तीनों ही पॉजिटिव हैं तो एटलीस्ट का मतलब समझते हो, कम से कम एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, इन तीनों में से कम एक क्या हो नॉन नेगेटिव हो, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों ही नॉन नेगेटिव हो, ये वो कहना चाहते हैं। तो जरा पहले हम अपना सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या आता है, मतलब हमारा ABC क्या आता है, फिर हम कमेंट करेंगे, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आइए जरा करते हैं, क्या करेंगे हमने निकाला सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ भाई, क्या होता है सुनिए जरा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ व्हाट इज बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जानते हो ना ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ,
ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी ना दिया हुआ है। ध्यान से चेक करो, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने ए और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने बी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज लिख लेते हैं माइनस बी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हाँ भाई, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या है, सी अपॉन ए। व्हाट इज सी, सी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है बोलिए, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको भी ठीक कर लेते हैं, माइनस डी अपॉन ए। व्हाट इज डी, डी इज कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। कोई डाउट है बताइए। अब लौट के वापस आइए यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो क्या होना चाहिए बताइए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ध्यान से चेक करिएगा, माइनस ऑफ ऊपर क्या रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जाइए देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो हमको क्या रखना पड़ेगा ऊपर, ए, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब क्या है, एक्स क्यूब के सामने कुछ नहीं है, 1, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक। अब एक बात बताओ, a अपॉन 1 कितना होता है, a ही तो होता है, और आगे माइनस लगा रहेगा। अरे भाई a को 4 अपॉन 1 4 होता है, तो a अपॉन 1 a भी तो कोई नंबर है ना, तो a अपॉन 1 a ही तो होगा, यानी कि माइनस a हो गया ये। तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस a। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको किसका नेचर चेक करना है, a का, कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पता है कैसे चेक करोगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो अल्फा कैसा था, पॉजिटिव, बीटा कैसा था, पॉजिटिव, और गामा कैसा था, पॉजिटिव, ठीक। तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। अब एक बात बताओ, देखो फटाफट दिमाग लगा लो, यानी कि इसका आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, ए को क्या होना पड़ेगा उसके लिए, नेगेटिव। खुद दिमाग लगाओ भाई, आगे माइनस तो बैठा हुआ है ना, यहाँ ये तो बैठा ही रहेगा। अब ए की वैल्यू कोई रियल नंबर हो सकती है, तो कोई ऐसा नंबर चूज करो ना कि जो माइनस में हो। मान लो हमने ए -4 चूज किया, तभी तो भैया माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ए अगर गलती से तुमने 4 चूज कर लिया होता तो माइनस प्लस माइनस में आंसर आ जाता, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव थे, तो उसका सम भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। उसके लिए मजबूरन ए को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ए इज सम नेगेटिव रियल नंबर। मैंने तो 4 लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये सोचने का तरीका है, लेकिन करेंगे कैसे। मान लो एग्जाम में आ जाए, ये 2 मार्क्स में आ जाए और बोले कि ट्रू एंड फॉल्स ना पूछा हो आपसे, बोले कि बताओ कि ABC का नेचर कैसा होगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो हम बोलेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज व्हाट भाई, LHS अगर ग्रेटर देन 0, और क्यों ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ऊपर कारण लिखा है अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, पॉजिटिव, तो तीनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक। तो अगर LHS ग्रेटर देन 0 है तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो -a, दिस इंप्लाइज -a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताऊं, ये इक्वेलिटी नहीं है, इनइक्वेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, इनइक्वेलिटी। और याद रखिए, कभी भी किसी भी इनइक्वेलिटी में अगर आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वेलिटी पलट जाती है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है और लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। ऐसा क्यों, आइए आप फटाफट आपको दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि 4 इज ग्रेटर देन 3। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, बिल्कुल सबको पता है 4 3 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करूँ इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा, -4, और ये क्या बन जाएगा, -3। लेकिन क्या -4 -3 से बड़ा होता है, नहीं। अरे नेगेटिव नंबर में तो उल्टा चलता है ना, -3 -4 से बड़ा है। इसलिए हम जब भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं। यहाँ ग्रेटर देन था और यहाँ क्या कर देंगे हम, लेस देन। वही काम हम यहाँ करेंगे, आइए जरा। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें और -1 से राइट में, तो इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज, ठीक है। तो -1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और -1 इंटू ए हो जाएगा। अरे -1 इंटू, सॉरी मैं आपको करके दिखाता हूँ ना। देखिए 0 इंटू -1 राइट में हमने किया, और लेफ्ट में क्या था आपके पास, -a तो था ही, और इसको भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ग्रेटर देन किस में चेंज होएगा, लेस देन में। अब 0 इंटू -1 क्या होता है, 0, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि a क्या आ गया, लेस देन 0। तो यहाँ से आपको पहला कंक्लूजन मिला कि a इज नेगेटिव। यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टार लगा के, a इज लेस देन 0 का मतलब क्या होना चाहिए, a इज नेगेटिव। कोई डाउट है बताइए। ए तो चलो नेगेटिव हो गया भैया, पता चल गया ये मैं, ठीक है। अब हम दूसरा रूल लगाते हैं, क्या, अल्फा
इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव थे तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। बीटा और गामा अगर पॉजिटिव थे तो बीटा इंटू गामा भी क्या होगा, पॉजिटिव। गामा अल्फा अगर पॉजिटिव थे तो गामा इंटू अल्फा भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तीनों टर्म पॉजिटिव, तीनों टर्म पॉजिटिव ऐड होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जरा, यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। ये पॉजिटिव है, तो भाई अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि सी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। सी अपॉन ए को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, एक मेरे से गलती हो गई, पता है गलती हो गई, गलती हो गई, देखा यही बात होती है, मेरे से भी गलती हो गई। तो बच्चों से थोड़ा मेरे को ये ध्यान रखना था कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मैंने कैसे सी अपॉन ए लिख दिया। ये तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, मुझे क्या लिखना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। वही मैं कह रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर रखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस बी होगा। अब खुद दिमाग लगाओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, पॉजिटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर b नेगेटिव होगा तभी तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। एग्जाम में कैसे करके दिखाएंगे कि सिंस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इंप्लाइज कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। नाउ -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो b शुड बी लेस देन व्हाट, जीरो। b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो दूसरा कंक्लूजन क्या आया कि b इज नेगेटिव। कोई डाउट है बताइए। हाँ, आप कमेंट करेंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर। आइए, सी के ऊपर कमेंट करने के लिए सी कह रहा हूँ, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कमेंट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सी कहाँ बैठा हुआ है, डी की जगह। चेक करो, जहाँ डी होता है वहाँ सी है। तो हम लगाएंगे यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस जी अपॉन ए नहीं लिखना है हमको, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस ऊपर कांस्टेंट टर्म लिखिए, जाइए देखिए कहाँ है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ सी अपॉन नीचे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, 1 है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, हाँ भाई सी अपॉन 1 तो सी होता है, तो माइनस सी आ जाएगा ये। अब ध्यान से आप चेक करो, अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव थे तो तीनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अल्फा, या दिस इम्प्लाइज नहीं, सिंस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी जो वैल्यू है यानी कि माइनस सी को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। अब खुद सोचो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसके पॉजिटिव होने के लिए सी की हालत कैसी होनी चाहिए कि वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, यहाँ से कैसे करके दिखाओगे कि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चे बोलेंगे हम यही क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, अरे भाई आपको सी पे कमेंट करना है यार, आपको माइनस सी पे थोड़ी ना कमेंट करना है, तो आप सी को लेके तो आओ। तो सी को कैसे लाएंगे, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सी इज लेस देन क्या आ गया, जीरो। मतलब सी कैसा होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। सी इज व्हाट, नेगेटिव। कोई डाउट है, यहाँ थोड़ा सा गंदगी हो गई है। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था -b/1 है ना, इज इक्वल्स टू -b था ये। कोई डाउट। अब एक बात बताओ, ए बी सी तीनों कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। ए बी सी तीनों कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। और इन्होंने मेरे को क्या बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ द ABC इज नॉन नेगेटिव। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि ABC में से कम एक तो नॉन नेगेटिव हो, मतलब या तो जीरो हो ABC में से कोई नॉन नेगेटिव, मतलब या तो जीरो हो या तो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ABC में तीनों में से कम एक जीरो हो या तो एक पॉजिटिव हो। ऐसा हुआ क्या, नहीं, हर बार A भी नेगेटिव आया, B भी नेगेटिव आया और C भी नेगेटिव आया। ठीक है, तीनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दिस, जो हमने यहां पर दिया है कि फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी सी दैट फॉर अल्फा बीटा एंड गामा, या from these observation we see that when alpha beta gamma are positive then it is possible only when A B C both A B C all are negative। ठीक है, तो A B C तो नेगेटिव है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। कर लीजिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सैंपल प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोज इज 1/2। ऐसे पढ़ो, द ओनली वैल्यू ऑफ के इज 1/2, ऐसे पढ़ो। मतलब के की केवल एक ही वैल्यू है क्या, 1/2। कौन सी कंडीशन के लिए, कि जब क्या हो जाए, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, तो हम एक काम करते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं के की क्या क्या वैल्यू आती है, एक आती है कि दो आती है। ठीक है, और जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ दिया है क्या है, वो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है। लेट अस से कि दिस पॉलिनोमियल, लेट अस से कि इस पॉलिनोमियल को हमने किससे दिखाया, पी ऑफ एक्स से। ओके, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करो, सी की जगह क्या आएगा बताओ, के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, यानी कि बी की जगह क्या आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ के, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, यानी कि ए की जगह क्या आएगा, के। कोई डाउट है? ठीक है, तो फॉर इक्वल जीरोस, फॉर इक्वल जीरोस डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर इक्वल जीरोस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। फॉर व्हाट, फॉर दिस पॉलिनोमियल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो रूट्स कैसे होते थे, इक्वल, या जीरोस कैसे होते थे, इक्वल। अब इस पॉलिनोमियल के बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, वैल्यू रख दो। बी के लिए बी की जगह 1 माइनस 4 इंटू ए की जगह के और सी की जगह के, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 4 इंटू के 4k स्क्वायर। कोई डाउट है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको राइट में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। अरे भाई ये साइन पॉजिटिव हो गया ना राइट में जाके। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर 1 4k स्क्वायर के इक्वल है तो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब ये 4 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे 1/4 के, लेकिन आगे क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस। सही है ना। अरे भाई ये के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ठीक, याद रखिएगा। तो इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और आगे क्या लगा हुआ है प्लस माइनस। यानी कि के की कितनी वैल्यूज हैं, के की वैल्यू 1/2 भी है और के की वैल्यू माइनस 1/2 भी, प्लस का 1/2 भी है और माइनस का 1/, के की 2 वैल्यूज आई हैं, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे होंगे, इक्वल। और उन्होंने हमसे क्या बोला था, उन्होंने हमसे ये बोला था कि द ओनली वैल्यू ऑफ के इज 1/2 फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल 0। ये तो क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया भाई, ये तो एक ही वैल्यू बता रहे हैं, हमारी तो 2 आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम कंडीशन क्या लेके चले थे कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 कर दिया था, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी तो जीरोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम जीरोस इक्वल वाली ही कंडीशन तो लेके चले थे, उसी से तो मेरा के का वैल्यू आया है। और के का वैल्यू कितना है, 2 वैल्यूज आई हैं, 1/2 और माइनस 1/2। इसका मतलब 1/2 पे भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, इक्वल, और माइनस 1/2 पे भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, इक्वल। कोई डाउट है? अच्छा एक चीज़ और बच्चे पूछते हैं कि यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने, तो एक बार बताऊँ, सुनो मेरी बात। क्या किया मैंने, के इज इक्वल्स टू 1/2 था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या मिलेगा, के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं के इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 कर देता, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस ही 1 होता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा। यानी कि आप अगर के इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 लो तब भी के स्क्वायर 1/4 आएगा, और के इज इक्वल्स टू 1/2 लो तब भी के स्क्वायर 1/4 आएगा। इसका मतलब जब के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 है तो के 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2 भी हो सकता है। बात समझ में, कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें कलाबाजी कुछ कर सकते हैं घर पे, अगर आपके पास टाइम हो। आप क्या करोगे, इसमें के की वैल्यू रखो, के की वैल्यू पहले 1/2 रखो, ठीक, फिर इसके जीरोस निकाल लो। ठीक, तो उसके जीरोस कैसे आएंगे,
इक्वल आएंगे। फिर आप इसमें k की वैल्यू -1/2 रखो, फिर जीरोस निकालो, जीरोस इक्वल आएंगे। उसमें भी आपको 1/2 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लफड़े वाला काम है, जो बच्चे समझदार हो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये हमने क्वेश्चन आपको करके दिखाई दिया, ये फॉल्स है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, और उससे पहले हम करेंगे एक सैम्पल प्रॉब्लम जो हमको दी है, एंड दिस एक्सरसाइज 2.3 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो वी विल सॉल्व द सैम्पल प्रॉब्लम 1 विच इज गिवन बिफोर एक्सरसाइज 2.3। द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ भाई, ये वाला पॉलिनोमियल है। अब बच्चे देख के इसको घबरा जाएंगे पहले ही ठीक है, तो देखो जरा, लेट, क्योंकि ये सीधा साधा पॉलिनोमियल तो है नहीं, बड़ा टेढ़ा पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1/6 है। बात समझो जरा तो लेट, मैंने बोला कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया p ऑफ x, तो x स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2। देखो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किए, ठीक है। हम क्या करते थे, याद है आपको, हम अल्फा और बीटा निकालेंगे इसका, ठीक है। वो भी कैसे निकालते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब यहाँ लफड़ा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, समझ रहे हो ना, बीच में क्या है 1/6 है, 1/6 x, तो 1/6 का तो तुमने सीखा नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, अभी को बता रहे। और उसके बाद आप ये रिलेशन वेरीफाई करते थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c अपॉन यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें, आपको याद है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिनोमियल में अगर हम किसी पॉलिनोमियल में किसी k से मल्टीप्लाई करें तो उसके जीरोस चेंज नहीं होते, याद है आपको। हाँ, या तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लो और या तो 1/6 कॉमन ले लो। क्या मैंने बोला, याद करिए, मैंने बोला किसी पॉलिनोमियल में अगर किसी रियल नंबर k से आगे मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने नोट आपको लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि एक काम कर लेते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिए, बच्चे कह रहे हैं काम कर लेते हैं कि इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, क्या, कि इस पॉलिनोमियल को उठाया और 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यही बात है। तो करो जरा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस 2। भाई मैंने क्या बताया है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, पता है ना, उसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ k की वैल्यू कितनी ले ली, 6, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 6 और अपॉन में भी क्या है 6 माइनस 6 2 12, 6 से 6 गया, क्या आ जाएगा यहाँ 6x स्क्वायर और प्लस x माइनस 12 आ गया। बताओ, और क्या इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, ध्यान से चेक करिए, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 के फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, मतलब फैक्टर का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -12 इंटू 6 माइनस 72x स्क्वायर आ गया। यानी कि बीच वाले पार्ट x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना है x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर कितना है -72x स्क्वायर, तो आ तो जाएगा कैसे 6x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 9 और 8 ना, 8 9 जा 72 होता है, यानी कि 9x और माइनस 8x, ठीक है। चेक करो 9x माइनस 8x क्या होता है, x ही तो होता है, और 9x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -8x से, तो क्या आता है -72x स्क्वायर ही तो आता है। तो बिल्कुल सही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसके जीरोस निकल आते क्या, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ध्यान से चेक करो, यहाँ से हम ले सकते हैं 3x, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x और प्लस यहाँ से 3 गया बाहर तो 3 बचेगा और x तो चला गया, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस का 4, ध्यान दें प्लीज, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस का 4, अच्छा यहाँ 2 बचना चाहिए था, सॉरी, है ना, 3 2 क्या होता है 6, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ 2x बचेगा और ये माइनस भी किस में चेंज होगा, प्लस में, और यहाँ 3 बचेगा। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, और क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। कोई डाउट है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि दो चीज़ों का भाई पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं यार, पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि इसको 0 के इक्वल रखने का मतलब इसको 0 के इक्वल रख दो, और अगर ये 0 के इक्वल होगा तो या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो जब 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 3 उधर जाएगा तो -3, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे -3/2, और यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 4 जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड लगेगा 4/3 आ गया। एक तो ये तरीका, जीरोस आए हैं बिल्कुल सही आए हैं। ये रहा आपका अल्फा, अल्फा कितना है -3/2, और ये रहा आपका बीटा
4/3। कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक, आ गया। आप चाहो तो ऐसे कर लो, और बच्चे ऐसे भी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं बच्चे यहाँ से 1/6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/6 इसमें से 1/6 कॉमन ले लो ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। सुनो, स्क्वायर में आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। भाई सुनो, तुमने डिनोमिनेटर से 6 अगर कॉमन लिया है ना, तो न्यूमरेटर में तुम्हें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऊपर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, x और माइनस यहाँ से 1/6 कॉमन लिया, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 12। कोई बच्चा पूछेगा ये क्या कर दिया, अरे वापस इसको 1/6 को अंदर भेज दो ना यार। अगर इसको वापस 1/6 को अंदर भेजोगे, 6 से 6 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा, x², और यहाँ 1/6 इंटू एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 1/6, और 1/6 इंटू 12 जब करोगे, 1/6 इंटू 12 जब करोगे तो 12/6, 6 2 12, वही तो आ जाएगा वापस। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ से 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कॉमन लेके कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 रही निकालने के बाद आप वैसे निकाल लो अल्फा बीटा, कोई दिक्कत है, जैसे करना है वैसे कर लो। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास p of x = 1/6, और इसके अभी आपने फैक्टर किए थे। ठीक है, तो सेम वैसे इसको सॉल्व कर लो, 6x² प्लस x माइनस, भाई ये वाला पोर्शन ये रहा ना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपके पास फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 2x + 3 इंटू 3x - 4 ये आ जाएगा। फिर आप फॉर जीरोस बोलिए, फॉर जीरोस आप क्या करते थे, जीरो निकालने के लिए p of x को किसके इक्वल रखते थे, 0 के, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। इस पॉलिनोमियल में 3 चीज़ें हैं, 1/6, 2x + 3 और 3x - 4, तीनों का प्रोडक्ट 0 है। भैया 1/6 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको और या तो इसको, और वहाँ इसको 0 रखोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, अभी भी करके दिखाया था, क्या वैल्यू आएगी बताओ, -3/2। इसको 0 रखोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी बताओ, 4/3। तो यहाँ से भी आपके पास अल्फा बीटा वही आ गया। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करूँ, क्या करूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा करूँ। चलिए आपका अल्फा कितना है बताइए, -3/2 प्लस बीटा कितना है आपका 4/3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो -9 हो जाएगा, और प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, -1/, सही किया है, ध्यान से चेक करो, एलसीएम 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 9, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही है। अब एक बार बताओ ये क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, आपका पॉलिनोमियल क्या था, आपका पॉलिनोमियल क्या था, आपका पॉलिनोमियल था x² + 1/6 - 2 था। इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ax² + bx + c से। हाँ भाई चलो बताओ, a की क्या वैल्यू है, 1, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, b की क्या वैल्यू है, 1/6, और c की क्या वैल्यू है, -2। नहीं समझ में आई बात, हाँ सुनो, ये b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ। अब आप ध्यान से चेक करिए कि ध्यान से चेक करिए, एक बार बताओ, माइनस हमने ऐसे ही लगा रहने दिया, हाँ 1/6 को हम 1/6/1 भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बताओ, हाँ अरे 1/6/1 1/6 ही तो आएगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये माइनस तो ऐसे ही लगा हुआ है, हाँ भाई 1/6 क्या है, 1/6 क्या है, b है, तो 1/6 क्या आ गया, b, और 1 क्या है, a है, तो इसके नीचे हमने a लिखा, यानी कि किसके इक्वल आ गया। आप चाहे ऊपर वाले को देख लो, आप चाहे इसको देख लो, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। 1/6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यही तो लाना था क्या, कि सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला। ठीक है, एक्चुअल में पता है मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, आपको इसके सामने ये भी लिखना पड़ेगा, क्या सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे हो ना, और आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, यहाँ ऊपर हेडिंग लगानी पड़ेगी, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई बताओ तो ना कि अल्फा बीटा क्या है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या आना चाहिए था बताओ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए था, वही तो आया है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आया है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला तो वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब अल्फा इंटू बीटा वाला करना है। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो ना आप एनसीईआरटी में, पता लगा किया ही ना हो, तो चलो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा, अल्फा इंटू बीटा। हाँ भाई चलो आओ करते हैं। अल्फा कितना है मेरा, -3/2, और बीटा कितना है मेरा 4/3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा, तो 2 1 2, 2 2 4 कटा, 3 1 और 3 1 कट गया, क्या बचा केवल -2। क्या बचा, -2। -2 को क्या लिख सकते हो बोलो, -2/1 नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो। अब आप चेक कर लो क्या कि माइनस तो ऐसे ही लगाएंगे, एंड व्हाट इज 2,
2 इज ओके ओके ओके, -2 पूरा ही -2 क्या है आपका C, पूरा ही -2 क्या है आपका, पूरे -2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं C, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए C/A आना चाहिए, आया है। लेकिन आप लैंग्वेज लिख के एग्जाम में दिखाओगे क्या कि ये -2 क्या था, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म अपॉन A क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया। हेंस प्रूफ, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई करना था, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना था, यही होता है, कर लिया। कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है दिस इज यस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है वही क्वेश्चन जो सैम्पल प्रॉब्लम में था, क्या कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान दें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर निकाल के तब करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया है ना, अभी आप पूछे थे ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें कि नहीं, बी वाई वाला x = -b, नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, लेट इस पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया, p of x = 4x² - 3x - 1। हाँ भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² से, तो कितना आएगा -4x²। भाई देखो, जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है, आप NCERT वाले वीडियो देखिए पहले जाके, है ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। पता लगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही नहीं आता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। -1 को 4x² से किया, अब आपका मिडिल टर्म क्या है, -3x, तो -3x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, -4x और +x में। क्यों? क्योंकि -4x + x कितना होता है, -3x, और -4x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, -4x² होता है। सही है। तो इसका मतलब क्या किया हमने यहाँ पर, 4x² और -3x की हमने क्या लिखा, -4x और +x और -1, ठीक। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताइए, 4x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4 और प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1। ओके सॉरी, यहाँ से 4 कॉमन हो गया, तो 4x कॉमन हुआ है, यहाँ से 4x गया, x बचा, 4x यहाँ से गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, ठीक है। यहाँ से 1 कॉमन, देखो कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो 1 कॉमन ले सकते हो, और 1 कॉमन लोगे तो जो था वही बचेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, x - 1 यहाँ भी तो कॉमन आ जाएगा, x - 1 और 4x + 1। अब फॉर जीरोस या टू फाइंड जीरोस, इस पॉलिनोमियल को हमको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के, ठीक। तो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि x - 1 = 0 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 1, और यही जो 1 आया है यही क्या है, अल्फा है, ये आपका फर्स्ट 0 आ गया। फिर 4x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे, 1 जाएगा उधर, तो 4x = पहले -1 हो जाएगा, 0 - 1 और 4 से डिवाइड लगाओगे तो x = what, -1/4, तो यही क्या हो गया आपका, बीटा हो गया। अब एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं सबसे पहले, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे पहले, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, अल्फा कितना है आपका 1, और 1 में हमको ऐड करना है क्या, बीटा कितना है बताइए, -1/4, ऐड करते हैं तो 1 प्लस माइनस क्या होता है, -1/4, 1 के नीचे क्या लोगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, ठीक। फिर 4 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 = 4, माइनस एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 = 1, तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 3/4 हो गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, अल्फा प्लस बीटा आना क्या चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए, ठीक। यानी कि माइनस तो आगे आना ही चाहिए, तो भाई 3 को तुम क्या लिख सकते हो, -3 नहीं लिख सकते हो, बताओ, -3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ऐसा हमने इसको कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बोलो, 4, b कितना है, x का कोफिशिएंट -3, और c कितना है, -1, साइन के साथ लेना है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप क्लियरली देखिए, माइनस ऑफ, हाँ भाई ये -3 क्या था आपका, b, तो -3 की जगह b लिखा, अपॉन 4 की जगह क्या लिख सकते हो, a, तो आ किसके इक्वल गया, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, एंड b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और आप क्लियरली देख लीजिए कि माइनस तो ऐसे ही रहेगा आगे, और ये -3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ही तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला माइनस हमने ऐसे ही कॉपी किया, और -3 की जगह हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइडेड बाय व्हाट इज 4, कोफिशिएंट ऑफ x², या व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, और यही लाना होता है क्या कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल लाना होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। हाँ भाई, अल्फा कितना है बोलो, 1 इंटू बीटा कितना है, -1/4। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1/4 आ गया, ये -1/4 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/4। हाँ भाई, ये -1 क्या है, -1 क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो है, यानी कि किसके इक्वल आ गया, c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट इज 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही लेके आना था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। कर लीजिए। नंबर 2 में आपका लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² + 4x - 4 दिया हुआ है, तो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -4 × 3 कितना होगा, -12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, -12x² आया। तो ये जो मिडिल टर्म है 4x को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो 4x को बताओ क्या लिख सकते हैं हम, 6x - 2x। क्यों, 6x - 2x क्या होता है, 4x, और अगर 6x को हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस -12x² मिल जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस 6x की जगह आप क्या लिखोगे, 4x की जगह क्या लिखोगे, 6x - 2x - 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 3x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ, x, और प्लस यहाँ से 3 गया तो 3 × 2 = 6 होता है, 2 बचेगा और x चला गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, तो -2 कॉमन आएगा, तो ये x के सामने भी साइन कैसा था, नेगेटिव। अब कैसा हो जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, और 2 भी बाहर चला गया, और -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 × 2 = 4 होता है, तो 2 बचेगा। कोई डाउट है। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 2। कोई डाउट है। तो ये p ऑफ x कितना आ गया, पॉलिनोमियल इतना हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल रख देंगे इसको, यानी कि x + 2 इंटू ये x, ये पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए ना, उस फैक्टर को उठा के हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या तो ये, तो अगर x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 उधर जाएगा, और यही क्या है आपका अल्फा है, फर्स्ट 0 आ गया। इसको 0 के इक्वल रखो तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x - 2 = 0, पहले 2 उधर जाएगा पॉजिटिव, तो 3x = 0 + 2 2, और x = what 2/3, तो ये आपका बीटा हो गया। कोई डाउट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो कराने लायक भी नहीं था। चलो अब क्या निकालेंगे बताओ, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा, चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा कितना है, -2, और प्लस बीटा कितना है, 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, 2 के नीचे 1 लोगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -6 प्लस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना आ जाएगा, -4 -6 + 2 -4/3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करिए। हाँ भाई, यहाँ पे कंपेयर करके कहाँ लिखे हम, चलो यहाँ पे लिख दें, समझ जाइएगा। a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 4, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट टर्म -4। ठीक है, ये x² का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो आ रहा है -4/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, माइनस और ब्रैकेट में 4। अब ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहने दिया हमने, 4 क्या है, 4 क्या है, ध्यान से चेक करो, 4 क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ x। अब कुछ बच्चे इसको देख लेंगे, बोलेंगे -4 क्यों नहीं लिया। अरे भाई, जब तुमको फॉर्मूला याद है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो उसी को रेफरेंस पे लेके चलोगे ना। तो माइनस तो हमने यहाँ बचा के रखा, और ये हमारा b है, ध्यान से चेक करो, b का मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई डाउट है। तो क्या आ गया, सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया रिलेशन अल्फा प्लस बीटा वाला। अब अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा, आइए करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका -2 इंटू बीटा, बीटा कितना है आपका 2/3। हाँ भाई, -2 × 2 क्या होगा, -4/3 इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे -4 को आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट टर्म। भाई यही तो सी है ना, तो -4 क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यही लेके आना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई हो गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। टी देख के आप घबराए नहीं, है ना, x हो, t हो, m हो, क्या होता है। पिछला वाला क्या था, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। यहाँ वेरिएबल क्या है, t। क्या दिक्कत है, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे बताओ, लेट p ऑफ t। इसको p ऑफ t अज्यूम कर लिया, बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। 7 इंटू 5 35 होता है, यानी कि 35t स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। तो आप 12t को किस में ब्रेक करोगे, 12t को आप लिख सकते हो क्या, 7t और प्लस 5t। क्यों, 7t प्लस 5t कितना हो जाएगा, 12t। और 7t को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 5t से, तो 7 5 35 और t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो बिल्कुल सही स्प्लिट हम कर पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5t स्क्वायर और प्लस 12t की जगह क्या लिखना है बताइए, 7t और प्लस 5t और प्लस 7। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें t कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 5t और प्लस यहाँ से t चला गया 7 प्लस, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5t प्लस 7। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आएगा बताओ, 5t प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट पे क्या बचेगा, t प्लस 1। अब फॉर जीरोस इसको जीरो के इक्वल रखोगे, यानी कि 5t प्लस 7 इंटू वॉट, t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार जीरो के इक्वल रखोगे, यानी कि 5t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 7 राइट में जाएगा, यानी कि 5t इज इक्वल्स टू वॉट, -7। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में t इज इक्वल्स टू -7 और 5 नीचे जाके डिवाइड लगा देगा। तो ये आ गया आपका क्या, t की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, अल्फा। और यहाँ से अगर t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। 1 राइट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यही क्या है आपका बीटा, यानी कि बीटा कितना आ गया आपका, -1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। चलो भाई, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा, -7/5 प्लस बीटा, बीटा कितना है आपका -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -7/5, ये रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस। ठीक, 1 के नीचे 1 ले लोगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -7 आएगा। फिर ये वाला माइनस बीच में लगाया, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। तो ये आ गया आपका -12/5, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा इसका बड़े नंबर का, 7 5 12 और बड़ा नंबर 7 है तो उसका साइन लगेगा। ठीक, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए कि ये माइनस तो आपको बचा के रखना है, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। 12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, कोफिशिएंट ऑफ t होना चाहिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल t में, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 12 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ t था, हाँ, t का कोफिशिएंट क्या है 12 है, और सॉरी 5 कह रहा हूँ, सॉरी 12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट कितना है 12, और नीचे 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। बस समझ में। अब क्या करेंगे हम, अरे भाई यही a है ना, और ये b है, और ये क्या है c है, आंसर क्या आना चाहिए था, -b/a आया तो है, -b/a ही तो है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, c/a आना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, अल्फा कितना है -7/5 इंटू बीटा कितना है -1। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे बड़ा छोटा साइन नहीं देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में ही आंसर आएगा, 7 × 7 प्लस का 7/5 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 7 क्या है, ध्यान से चेक करो, 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, यानी कि c, तो 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। तो अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा भी, तो ये सब वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। सभी चैप्टर्स के मैं वहाँ पे लिंक आपको दे देता हूँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहे हैं, छूटे हुए हैं, ठीक है, तो आप जाके वहाँ से करिए, ठीक है। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट में दिसंबर में पढ़ लूँगा ना, तो मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, पढ़ तो लोगे, पास भी हो जाओगे, ठीक है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और आगे साइंस लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिंक करता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।